Good morning, future judges, scholars, and advocates. My name is Abhishek Mishra, and I'm here to teach you guys the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is the very newest version of Indian Evidence Act 1872. अभी से पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टिल रेस जेस्चे टिल सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील कर लिया. सेक्शन 4 में रेस जेस्चे का मैनिफेस्टेशन इट इज नॉट डायरेक्टली डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 बट it has been manifested under section 4 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. और आज के इस क्लास में हम लोग सेक्शन 5 देखेंगे. The section 5 क्या है? Section 5 reads as facts which are occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. Facts which are occasion, cause, effect of facts in issue or relevant facts. What does this means? देखिए सेक्शन 5 के 5 essentials हैं. सेक्शन 5 has 5 essentials. Those are occasion, cause, effect, opportunity and state of things. Occasion, cause, effect, opportunity and state of things. Now, किसी भी फैक्ट का सेक्शन 5 के अंडर रेलेवेंट होने के लिए, किसी भी फैक्ट को सेक्शन 5 के अंडर रेलेवेंट होने के लिए इन 5 इसेंशियल्स में से किसी एक के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है. इन ऑर्डर फॉर अ फैक्ट टू बी रेलेवेंट, इन ऑर्डर टू फॉर अ फैक्ट टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट इज मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्ट टू बी कनेक्टेड विथ एनी ऑफ दीज 5 इसेंशियल्स ऑफ दिस सेक्शन. है ना, किसी भी फैक्ट को सेक्शन 5 के अंडर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रेलेवेंट होने के लिए इन 5 इसेंशियल्स का से इन एनी वे कनेक्टेड होना जरूरी है. तभी वो पर्टिकुलर फैक्ट सेक्शन 5 के अंडर रेलेवेंट कहलाएगा. What are these 5 essentials? Occasion, facts which shows the occasion, facts which shows the cause, facts which shows the effect, facts which shows the opportunity और facts which shows the state of things. कॉज की अगर बात करें तो एक एग्जांपल से आपको कॉज को समझाता हूं. सबसे पहले एक ये है एग्जांपल कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई. ए फॉट विथ बी, सब्सिक्वेंटली ए किल्ड बी. ए और बी के बीच में लड़ाई हुई और ए ने बी को मार दिया. तो दिस पर्टिकुलर फाइट गेव ए द कॉज. द फाइट गेव ए द कॉज, है ना. The fight gave A the cause of killing B. The fight gave A the cause to kill B. अब क्यों मारा? देखिए कॉज जो है ना वो किसी भी कुछ that shows you the reason behind happening of something. The reason, कोई भी चीज अगर घट रही है, कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो क्यों घट रही है, वो क्यों हो रही है, क्यों, why. The answer of this why gives you the cause. The answer of this why is the cause. Right? Background fact को describe करते हुए why something happened. क्यों कोई भी चीज हुई. A ने B को क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि A और B की ऑलरेडी एक लड़ाई हुई थी और लड़ाई हो रही थी, इसलिए A ने B को मार दिया. अब इसके आगे का एक स्टेप और. A ने B को मारा, कॉज था लड़ाई होना. क्यों? अगेन मोटिव इज अगेन क्यों, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि मोटिव था बदला लेना. कॉज में आपको, कॉज और मोटिव में यही डिफरेंस है. मोटिव था बदला लेना और बदला लेना जो मोटिव बना वो क्यों बना, वो लड़ाई की वजह से बना. अब इसी के आगे एक स्टेप और अगर जाएंगे तो कब मारना है, कैसे मारना है और कहां मारना है, ये सारी चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तो दैट फॉर्म्स द इंटेंशन. That forms the intention to kill. That forms the intention to murder. A और B का एक झगड़ा होता है. That gave the cause. Motive to take revenge. Intention how, when and where. When, where and how. That is intention. कैसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है. This shows the intention of A to kill B. Intention का यहाँ पर बहुत कुछ खास रोल नहीं, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया. तो to conclude this example, A and B fought, that gave A the cause. Fight gave A the motive to take revenge. और इस लड़ाई ने A को मोटिव दे दिया बदला लेने का. This was the cause. Cause is the reason. Why?
answer to why. Cause is the answer as to why something happened, right? Now what is effect? देखिए effect होता है consequence of happening something. Effect is consequence of happening something. कुछ हो जाने का असर, कुछ हो जाने का असर जो हो जाने के बाद दिखता है. जैसे मर्डर होता है तो कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स होते हैं, ठीक है. गोली लगती है तो कपड़ों में पेनिट्रेट करके जाती है तो उसकी जगह बन जाती है, राइट. जब स्ट्रगल होती है दो लोगों के बीच में तो दोनों का कपड़ा गंदा हो सकता है. स्ट्रगल होने का इफेक्ट है कपड़ा गंदा होना, गोली लगने का इफेक्ट है पेनिट्रेशन होल बनना, और मर्डर होने का इफेक्ट है कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स लगना. तो दीज आर द इफेक्ट्स. ठीक, रेडी? ठीक है. Did you understand? This is the effect. एक एग्जाम्पल है, देखिए इफेक्ट को समझने के लिए. एक आदमी है जो एक नदी में डूबता है और उसकी मौत हो जाती है. नदी में डूबने का क्या इफेक्ट हो सकता है? नदी में डूबने का इफेक्ट होता है कि एक आदमी नदी में डूबता है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में, उसके लंग्स में पानी भर जाता है. तो उसके फेफड़ों में जो पानी भर जाता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर. दैट इज द इफेक्ट ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर, राइट. और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है. मौत भी, ड्राउनिंग इन द रिवर इज द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन इज द इफेक्ट ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर, राइट. तो ये है आपका इफेक्ट. ओकेजन. व्हाट इज ओकेजन? देखिए यहां पर तो मैंने लिख दिया है प्लेटफॉर्म टू कमिट समथिंग, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए वी हैव टू रेफर फर्स्ट इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 5, दैट इज इलस्ट्रेशन A. फर्स्ट इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 5 ओकेजन को समझने के लिए. देखिए द क्वेश्चन हियर इज वेदर A robbed B. Whether A robbed B. ये क्वेश्चन है इस इलस्ट्रेशन में. ठीक है. The fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession and that he showed or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant. रॉबरी से थोड़ी देर पहले B एक फेयर में जाता है और फेयर में जाते वक्त उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसको वो किसी थर्ड पर्सन को बता देता है कि भाई आज मेरे पास इतना पैसा है, या वो दिखा देता है कि ये देखिए आज मेरे पास इतना पैसा है, राइट. आज मेरे पास इतना पैसा या तो बताता है या तो वो दिखा देता है. तो उसका बताना या दिखाना किसी और को सेट्स द प्लेटफॉर्म टू कमिट एन ऑफेंस. सेट्स द प्लेटफॉर्म टू कमिट एन ऑफेंस. सेट द सर्कमस्टांसेस. ओकेजन दे देता है ए को. देखिए बी जो बताता है ना, दैट गिव्स द ओकेजन टू ए टू कमिट रॉबरी ऑन बी. बी खुद ही प्रोवाइड कर रहा है ओकेजन. बी खुद ही ओकेजन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आज मैं मेले में जा रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, ये देखो. तो ये जो बी का बोलना है ना, दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट. बी का फेयर में जाना, राइट, शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, बी का फेयर में जाना, पैसों के साथ जाना, बी का थर्ड पर्सन को बताना या दिखाना कि मेरे पास इतना पैसा है, दीज आर ऑल रेलेवेंट एज ओकेजन अंडर सेक्शन 5. एक स्टेप आगे अपॉर्चुनिटी आती है. बी ने प्लेटफॉर्म तो दे दिया ए को कि भाई आज मेरे पास इतना पैसा है, लूटना है तो आज ही लूट लो. ओकेजन है ना ए के पास कि लूटना है तो आज ही लूटना है. कब, कैसे, कहां लूटना है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज टू बी कार्व्ड आउट फ्रॉम द ओकेजन बाय ए. अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम द ओकेजन. बी ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया कि वेडनेसडे को मेला है, मेले में मैं जा रहा हूं, उस दिन मेरे पास इतना इतना पैसा रहेगा, ये देखो अभी भी मेरे पास इतना पैसा है. ए के दिमाग में आ गया कि भाई इसको लूटना है, इसके ऊपर अगर रॉबरी करनी है तो उसी दिन करनी होगी, वेडनेसडे को ही करनी होगी, ना उसके पहले कर पाएंगे ना उसके बाद कर पाएंगे. दैट इज द ओकेजन सेट बाय बी. बी ने अपने लिए एक जाल खुद बिछा लिया. नाउ ए, कब लूटना है, कैसे लूटना है, कहां लूटना है, कितने लोगों के साथ लूटना है, दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी. जो जब बी अकेला होगा, बी किसी सुनसान रास्ते से जा रहा होगा या बी किसी सुनसान रास्ते से वापस आ रहा होगा, बी वॉशरूम में होगा, बी किसी फेयर में ही, मेले में ही किसी एक्टिविटी में बिजी होगा, धीरे से निकाल लेना है. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. जब भी अकेला होगा,
that would be a great opportunity for A to rob B. B किसी एक्टिविटी में बिजी होगा, that would be a great opportunity to commit theft, right? और B वॉशरूम में होगा, that would be a great opportunity to commit robbery on B. तो opportunity comes from the occasion. Opportunity comes from the occasion. Occasion से ही opportunity निकल कर आती है. Now, अब आता है बात state of things का. State of things का. ठीक, state of things. तो state of things को समझने के लिए एक केस समझते हैं, Ratton versus R, Ratton versus Reginald. इस केस में एक हस्बैंड और वाइफ थे जिनकी शादी कुछ खास ठीक चल नहीं रही थी, जिनकी शादी नहीं ठीक चल रही थी. और इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि हस्बैंड का जो अफेयर था, ये दोनों आपस में नाखुश भी थे, दे वर अनहैप्पी विद ईच अदर. और हस्बैंड का अफेयर था विच सब्सिक्वेंटली केम टू द नॉलेज ऑफ वाइफ. हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा था किसी और महिला के साथ, किसी और फीमेल के साथ, विच कम टू द नॉलेज ऑफ हिज वाइफ. और उसके बाद वाइफ ने, द वाइफ शॉट डाउन हर हस्बैंड. वाइफ ने अपने हस्बैंड को गोली मार दी. वाइफ ने अपने हस्बैंड को गोली मार दी. और उसके बाद डिफेंस लिया एक्सीडेंट का. ठीक है, दे वर वन हस्बैंड एंड वाइफ and they were unhappy within their marriage. They were unhappy from their marriage, and the husband was having a illicit relation with someone else, which subsequently came to the knowledge of his wife. The wife shot down his husband and took the defense of accident. तो ये फैक्ट था. Now, वाइफ अपने हस्बैंड से अपसेट थी. वाइफ अपने हस्बैंड के अफेयर से अपसेट थी, राइट? वाइफ को पता था कि उसके हस्बैंड का इलिसिट रिलेशनशिप है किसी और के साथ, राइट? और वाइफ अपने हस्बैंड से अनहैप्पी थी. वाइफ अपनी शादी में नाखुश थी. दीज आर ऑल फैक्ट्स विच शोज द स्टेट ऑफ वाइफ्स माइंड. वाइफ का माइंड कितना डिस्टर्ब रहा होगा ये दिखाता है. और इसी के तहत स्टेट ऑफ थिंग्स के अंडर में सेक्शन 5 के अंडर, सेक्शन 5 और BSA के अंडर में दीज फैक्ट्स दैट वाइफ को ये सारी नॉलेज थी आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5. ऐसे ये था इस केस में हुआ था, राइट? As it constituted the state of things of happening of act. ये था इस केस में. Another important case was R versus Richardson, जिसमें victim was alone in her house, which provides the occasion. Occasion का ये R versus Richardson मैं यहाँ लिख देता हूँ. Occasion का ये केस है R versus Richardson. लैंडमार्क केस है ये. इसमें जो victim है वो अपने घर में अकेली थी, which provided the occasion for the criminal. Footprints at the scene matched with the Richardson's shoes exactly in shape, size, and nail position, serving as the direct evidence of perpetrator's presence. These details established opportunity and physical linkage that Richardson was involved without reasonable doubt. तो उसके जूतों का निशान मैच किया गया, तो जो भी निशान थे was exactly the same as Richardson's shoes. तो ये सारी चीजें beyond reasonable doubt प्रूव कर देती हैं that Richardson was involved in the murder of that particular victim. और ये एक इसका था. Now, इसी केस में इसी सेक्शन में एक थ्योरी निकल के आती है, द लास्ट सीन थ्योरी. इसी सेक्शन के अंदर में एक थ्योरी निकल के आती है, द लास्ट सीन थ्योरी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अंडर दिस सेक्शन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. तो देखिए, लास्ट सीन थ्योरी से क्या होता है कि अक्यूज और विक्टिम अगर आखिरी में मतलब जो क्राइम हुआ है, क्राइम कमिट होने के जस्ट पहले साथ देखे गए हैं, तो द अक्यूज हैज टू प्रूव तो सारा जो प्रिजम्पशन है ना कि क्राइम किसने किया है, इस चीज का लेकर प्रिजम्पशन जो रेज किया जाता है, दैट इज प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर विक्टिम.
मान लीजिए, एक सेकंड, मान लीजिए ए एंड बी आ गया, ठीक, जिसमें से अक्यूज्ड है आपके ए, विक्टिम है आपके बी, ठीक, और बी के मरने से पहले ए और बी को साथ में देखा गया था। B died and last seen alive with A. So this will be presumed that A killed B. The court will presume that A killed B. Why? Because B was last seen alive with A. ए के साथ, जब बी आखिरी बार जिंदा ए के साथ ही देखा गया था, उसके बाद बी मरा पाया, बी को मरा पाया गया, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम कर लेगी अगेंस्ट ए दैट ए हैज किल्ड बी। नाउ इट इज द ड्यूटी, अगर ए ने बी को नहीं मारा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ए कि वो प्रूव करे कि ए ने बी को नहीं मारा है, अदरवाइज ए वुड बी हेल्ड गिल्टी। अगर वो प्रूव करने में फेल हो गया तो ए वुड बी हेल्ड गिल्टी फॉर द मर्डर ऑफ बी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सीन थ्योरी। रिबटेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन प्रिजम्पशन है ये। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं जो समझने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप आपको ये इस एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी, साथ में अगर देखा गया है अक्यूज्ड और विक्टिम को आखिरी बार, विक्टिम के मरने या विक्टिम के साथ क्राइम होने से पहले अक्यूज्ड और विक्टिम को आखिरी बार अगर देखा गया है, तो दैट रेजेस अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, LSTT, ठीक है। LSTT gives you the presumption। थोड़ा साइड से शुरू करते हैं। LSTT presumption। अब कोर्ट या तो प्रिजम्पशन रेज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ LSTT, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी रेज करेगी, या फिर विल नॉट रेज द प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन रेज होगा और या तो नहीं होगा। नहीं होने के उस पे प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम। प्रोसिक्यूशन विल प्रूव द गिल्ट विद द हेल्प ऑफ अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। BOP to prove the guilt will be on prosecution। अगर प्रिजम्पशन रेज हो जाता है, अगर प्रिजम्पशन रेज हो जाता है तो इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन एंड अक्यूज्ड कैन रिबट द सेम। तो वही जैसा कि मैंने बताया, रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है। It is a rebuttable presumption and अब रिबटेबल है तो अक्यूज उसको रिबट कर सकता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ यहां से अब गेम शुरू होता है। इफ अक्यूज्ड इज एबल टू रिबट, अगर रिबटल हो गया और रिबटल नहीं हो पाया, फेल्ड to rebut, what will be the situation here? रिबटल हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा, और रिबटल फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर फेल हो गया ना तो भी अक्यूज के खिलाफ वो प्रिजम्पशन हो जाएगा। प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज, प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड फिर से हो जाएगा। और अगर प्रूव हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है, तो वो तो निर्दोष हो ही गया है। बाय गिविंग कॉन्ट्ररी एविडेंस वो निर्दोष हो ही जाएगा, फैक्ट ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, है ना। और ये चीज सिद्ध हो जाएगी कि अक्यूज ने वो क्राइम नहीं किया है, किसी और ने ही किया है।
किसने किया है वो नहीं मालूम, लेकिन जब वो रिवर्ट कर देगा तो ये जरूर साबित हो जाएगा, ये जरूर प्रूव हो जाएगा कि अक्यूज्ड, इसको अक्यूज्ड बनाया गया है उस केस में, उसने वो क्राइम नहीं किया है, हो सकता है किसी और ने किया। ठीक है, जब रिवर्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये प्रिजम्पशन के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं होगा, नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट। अगर प्रिजम्पशन फेल हो जाता है अक्यूज तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कन्विक्ट होने के लिए, इसके बेसिस पर कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा। और भी एविडेंसेस देखे जाएंगे, सर्कमस्टेंशियल, डायरेक्ट, हर तरह के एविडेंस होंगे। दिस इज ओनली अ piece of circumstantial evidence. This is only a piece of circumstantial evidence है ये। circumstantial evidence के basis पर, sole circumstantial evidence के basis पर कभी भी conviction नहीं हो सकता। It will be corroborated. It will be corroborated with other circumstantial evidences. और तब जाकर ये कोई भी conviction इस पर बेस किया जाएगा, बहुत सोच के, बहुत समझ कर, और बहुत उस तरह से होगा। ये वैसे भी circumstantial evidences जो हैं तो होते हैं वो corroborative nature के होते हैं। और यहां पर अगर रिबटल हो जाता है तो प्रिजम्पशन कैंसिल कर दिया जाएगा, वो बात अलग है। रिबटल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अक्यूज ने नहीं किया, किसी और ने किया, आप कैसे किसी को कन्विक्ट कर दोगे, वो आगे की बातें हो जाती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा चार्ट जिसे आप एलएसटीटी समझ सकते हो, है ना। एलएसटीटी, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। कन्हैयालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक केस है, इसमें it was held that where the only circumstantial evidence present against the accused is that of last seen together theory, then in that case it will not by itself will lead to an inference that accused has committed the offense. There should be something more which should establish the linkage between the accused and the offense. सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी है इसलिए ही नहीं, सिर्फ उन दोनों को लास्ट सीन किया गया है, आखिरी बार देखा गया है, इस बेसिस पर ही नहीं किसी भी अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अक्यूज और ऑफेंस के बीच में भी लिंकेज होना चाहिए, और इस लिंकेज को दिखाने के लिए कोई और एविडेंसेस भी होने चाहिए। एंड इट शोज दैट लास्ट सीन थ्योरी इज जस्ट अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड इट विल बी कोरोबोरेटेड विद अदर एविडेंसेस। तो यही हुआ था कन्हैयालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2011 के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट वेयर द ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रेजेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज दैट ऑफ लास्ट सीन together, then in that case it will not by itself will lead to an inference that the accused has committed the offense. There should be something more which should establish the linkage between the accused and the offense, and it should be corroborated with other circumstantial evidence. It should be corroborated with certain other circumstantial evidences. उसका other circumstantial evidence से corroboration किया जाएगा, and only after that particular corroboration this last seen theory will be considered. Okay? तो ये था हमारा लास्ट सीन थ्योरी। इस पे मैं वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2011 सुप्रीम कोर्ट, ये है आपका केस। It was held that where only circumstantial evidence present against the accused is that the evidence of last seen together, then in that case it will not be itself will lead to an inference that the accused has committed the offense. There should be something more which should establish the linkage between the accused and the offense. It should be corroborated with other circumstantial evidences. It was held by the Supreme Court in this case, 2011 का केस है। Now एक चीज इसमें जो रह जाती है, प्रिजम्पशन किस बेसिस में ले लिया जाता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन? बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन दैट मैटर? तो पहला जो बेसिस है वो टाइम है, दूसरा है वो प्लेस है, और तीसरा है किसी थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन, थर्ड पर्सन इंटरवेंशन।
टाइम एज टू किस चीज का, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, कब देखा गया है, प्रॉक्सिमिटी, अक्यूज और विक्टिम को साथ में कब देखा गया है ना, मतलब साथ में कब देखा गया, जब ऑफेंस हुआ तब अक्यूज और विक्टिम को कितने बजे देखा गया है। ऑफेंस हुआ, अब मान लीजिए ऑफेंस शाम को होता है, अक्यूज और विक्टिम को किसी ने लास्ट में देखा है परसों की रात, तो ऐसा तो है नहीं कि परसों से रात लेकर आज शाम तक विक्टिम किसी से मिला ना हो, तो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। तो 1 घंटे बाद जो विक्टिम है वो मरा पाया गया, 1 घंटे पहले अक्यूज और विक्टिम साथ में देखे गए, तो दिस गिव्स यू द प्रॉक्सिमिटी, राइट। ऑफेंस और टाइम, जो टाइम ऑफ ऑफेंस का प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस, कब देखा गया, कहां देखा, ये हुआ हमारा कब, व्हेन, कब देखा गया। अब कहां देखा गया, प्लेस, अक्यूज और विक्टिम को कहां साथ में देखा गया, और जो ऑफेंस हुआ है वो कहां हुआ है। मान लीजिए कानपुर में किसी थर्ड पर्सन ने अक्यूज और विक्टिम को साथ में देखा, ऑफेंस होता है लखनऊ में, क्या प्रॉक्सिमिटी है, क्या रिलेवेंस है, क्या लॉजिक है कि अक्यूज ने विक्टिम को मारा, नहीं है कोई लॉजिक। तो सेम सिटी होनी चाहिए, आसपास होने चाहिए, तो वो भी है। वेयर द अक्यूज एंड विक्टिम लास्ट सीन टुगेदर एंड वेयर द विक्टिम इज फाउंड टू बी डेड। अक्यूज ए एंड बी लिख रहा हूं, अक्यूज एंड विक्टिम लास्ट सीन टुगेदर एंड विक्टिम फाउंड डेड, ये होनी चाहिए। और थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन है, तो क्या वो थर्ड पर्सन किस तरह से इंटरवीन कर रहा है उस पर्टिकुलर थ्योरी में, दैट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन इन 3 फैक्टर्स पर रेज किया जाता है, प्रिजम्पशन इन 3 फैक्टर्स पर रेज किया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट सीन थ्योरी एंड सेक्शन 5। द लास्ट सीन थ्योरी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये इसी के साथ हमारा सेक्शन 5 भी खत्म होता है। अगले सेक्शन में, अगले क्लास में हम लोग सेक्शन 6 और 7 और उसके आगे के सेक्शन भी डील करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।